क्या आप जानते हैं जब कहीं पर क्राइम होता है तो पुलिस वहां आती है, मामले को देखती है, तफ्तीश करती है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कातिल को पकड़ना। कभी कभी तो विक्टिम की पहचान भी करना होता है। क्राइम को कैसे अंजाम दिया गया ये भी देखना है। आज की कहानी कुछ यूं है कि पुलिस के सामने ही पूरा क्राइम हो रहा था। जिन भी पुलिस वालों ने ये होते हुए देखा वो शायद जिंदगी भर ऐसा मंजर भूल नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात कर रहे हैं सुनील मंत्री केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से। पहले इसका नाम होशंगाबाद था। यहीं के आनंद नगर लोकेलिटी में एक शख्स रहा करते थे, डॉक्टर सुनील मंत्री। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे। इनकी मेडिकल ऑफिसर के तौर पर ड्यूटी थी। हड्डियों के एक्सपर्ट होने के अलावा इन्होंने फॉरेंसिक की भी पढ़ाई की हुई थी और ये कभी कभी पोस्टमार्टम भी करते थे। 2018-19 के हिसाब से इनकी उम्र करीब 55 से 56 साल रही होगी। गिनती के सालों में ये रिटायर भी होने वाले थे। अच्छा नाम, रुतबा, इज्जत था पूरे इलाके में। घर पर पहले इनकी पत्नी सुषमा मंत्री भी रहा करती थीं, लेकिन 2018 में किसी बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके 2 बच्चे भी थे, 26 साल का एक बेटा और 23 साल की एक बेटी। ये दोनों ही मुंबई में रहते थे, काम करते थे या पढ़ाई करते थे। समय आता है 4 फरवरी 2019 का, मंडे का दिन था। आज डॉक्टर सुनील ने अपने लिए एक ड्राइवर अपॉइंट किया हुआ था, वीरेंद्र पचौरी। ये वीरेंद्र की नौकरी का पहला दिन था। चूंकि डॉक्टर साहब का घर होशंगाबाद या नर्मदापुरम में था और ये इटारसी के सिविल हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे, तो रोज इनका 20 किलोमीटर आना और 20 किलोमीटर जाना होता था। इनका उम्र और तबीयत भी ऐसा नहीं था कि ये ज़्यादा ड्राइव कर सकते थे। इसके लिए इन्होंने वीरेंद्र पचौरी उर्फ वीरो को ड्राइविंग की जॉब पर रख लिया था। घर पर डॉक्टर सुनील अकेले ही रहते थे। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और दोनों बच्चे मुंबई में रहते थे। तो 4 फरवरी 2019 को सुबह के करीब 10 से साढ़े 10 बजे ड्राइवर वीरू डॉक्टर सुनील को इटारसी के सिविल हॉस्पिटल में ले जाकर ड्रॉप कर देते हैं। डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी की। फिर शाम के 5 बजे तक वीरू ने डॉक्टर को वापस घर छोड़ दिया। वैसे ड्राइवर वीरेंद्र का घर नर्मदापुरम के बालागंज इलाके में था। ये शादीशुदा थे। घर पर इनकी पत्नी रानीबाई पचौरी और 5 साल का एक बेटा था। 4 फरवरी की शाम से रानीबाई थोड़ी परेशान थीं क्योंकि इनके पति फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उन्होंने 4 बजे से पहले कॉल करके बताया था कि वो ड्यूटी पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं। 4 बजे पत्नी ने किसी काम से पति को कॉल किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर 4:30 बजे के आसपास पत्नी ने अपने ससुर यानी वीरू के पिताजी को कॉल किया। वीरू का बाकी पूरा परिवार भोपाल में रहता था। वीरू काम धंधे के सिलसिले में बालागंज में रहते थे। इधर वीरू के पिता से रानी ने पूछा कि क्या इनके पति वीरू आपसे मिलने के लिए आए हैं, उनसे बात कराइए, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। वीरू के पिता लक्ष्मी नारायण ने कहा कि बेटा तो यहाँ पर नहीं आया है, तुम परेशान मत हो, कहीं गया होगा, आ जाएगा। अब रानी पति का घर पर इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते अगला दिन आ गया। 5 फरवरी की तारीख हो गई, लेकिन वीरू घर नहीं आया। इसके बाद रानी ने फिर से अपने ससुर जी को कॉल लगाया और बोला कि वीरू अभी तक घर नहीं लौटे हैं, वो कॉल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर वीरू के पिताजी भी परेशान। वैसे इनके बेटे ने पहले ही अपने काम वगैरह के बारे में बता रखा था कि यहाँ एक डॉक्टर के घर पर ड्राइवर की नौकरी लगी हुई है, डॉक्टर का घर इस जगह पर है। अब बेटा कहाँ पर है, ड्यूटी के बाद से उसका पता नहीं चल रहा है। पिता को डॉक्टर सुनील का एड्रेस मालूम था। दोपहर करीब 1 बजे ये अपने भतीजे पंकज और अभिषेक के साथ आनंद नगर में स्थित डॉक्टर सुनील के घर आए। दरवाज़ा खटखटाया गया, सुनील को आवाज़ दिया गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर सुनील बाहर आए। वीरू के पिता ने पूछा कि मेरा बेटा जो आपके यहाँ ड्राइवर है वो कहाँ है, कल से ही उसे किसी ने नहीं देखा और ना ही बात की। ये सुनकर डॉक्टर ने जवाब दिया कि वो तो ड्यूटी के बाद से ही यहाँ से चला गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, आप लोग जा सकते हैं। इसके बाद वीरू के परिजन गेट से बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर भी घर के अंदर चले गए, दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर वीरू के परिजन सोच ही रहे थे कि बेटा कहाँ गया होगा। तभी होशंगाबाद पुलिस स्टेशन से एक टीम इस जगह पर पहुँचती है। अब पुलिस यहाँ पर क्यों आई, इसकी भी एक अलग कहानी है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो पुलिस दोपहर में डॉक्टर सुनील के घर पर आई। दरवाज़ा खटखटाया गया, दरवाज़ा नहीं खुलता है। पीछे से वीरू के परिजन भी पुलिस के पास आए। दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। यहीं वीरू के पिता ने पुलिस को बोला कि इनका बेटा वीरू यहीं पर ड्राइवर का काम करता है, कल शाम को यहीं से ड्यूटी करने के बाद वो लापता हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गया। ये सुनकर पुलिस हैरान हुई। इन्होंने दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया। जोर जोर से धक्का देकर दरवाजे को खोलते हैं। हड़बड़ी में पुलिस अंदर गई, साथ में वीरू के परिजन और कुछ पड़ोस के लोग भी आए। घर के अंदर का नज़ारा बहुत ही विभत्स और डरावना था। फर्श पर रक्त के छींटे पड़े हुए थे और बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर पर डॉक्टर साहब को ढूंढने की कोशिश की, ये नहीं मिले। अब सीढ़ियों से जैसे तैसे फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। घर के अंदर रहना बहुत मुश्किल था, इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि सांस लेना दूभर हो गया था। कई लोग तो घर से बाहर भी आ गए थे। इसी में एक कांस्टेबल फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद एक बाथरूम की ओर बढ़ते हैं। वो बदबू यहीं से निकल रही थी। बाथरूम के दरवाजे के पास एक नीले रंग का प्लास्टिक का ड्रम रखा हुआ था, उसमें कुछ लिक्विड था। कांस्टेबल ने जैसे ही ड्रम के अंदर झांक कर देखा, इनके होश उड़ गए।
फौरन ये अपने ऑफिसर्स को बुलाते हैं। उस ड्रम के अंदर एक इंसानी हाथ, सर और कुछ अन्य टुकड़े रखे हुए थे। ये तैर रहे थे। इनके गलने की प्रोसेस चल रही थी। ड्रम के अंदर वो लिक्विड एसिड था। अब पुलिस ने साइड में मौजूद बाथरूम का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक और तेज दुर्गंध का गुबार बाहर निकलता है। बाथरूम के अंदर ही डॉक्टर सुनील बैठे हुए थे। इनके हाथों में कुछ टुकड़े थे और ये एक कढ़ाई में रखे एसिड में इन्हें डाल रहे थे। सामने 4 आरियां पड़ी हुई थीं, जिसमें से 3 नॉर्मल थीं और एक लोहा काटने वाली आरी थी। इन्हीं के बीच लेफ्ट साइड का इंसानी पैर का हिस्सा रखा हुआ था। इसके अलावा भी कई सारे छोटे मोटे टुकड़े पड़े हुए थे। पुलिस ने डॉक्टर सुनील मंत्री को रंगे हाथों पकड़ लिया। इनके सामने ऐसा नज़ारा था जिसे शायद ये लोग आज तक भूल नहीं पाए होंगे। फौरन पुलिस इन्हें हिरासत में लेकर घर के एक तरफ बिठा देती है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। सवाल उठा कि आखिर ये डॉक्टर किसके टुकड़े कर रहे हैं। पुलिस हैरान थी कि इन्होंने ये क्या देख लिया। डॉक्टर भी सदमे में था कि पुलिस यहाँ कैसे आ गई। पुलिस ने डॉक्टर से पूछा कि ये क्या कर रहे थे, किसके टुकड़े कर रहे थे। यहाँ डॉक्टर गाल पर हाथ रखकर बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। इन्होंने पुलिस का जवाब नहीं दिया। कभी ये हंसने लगते हैं तो कभी रोने लगते हैं। लगा कि इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। फॉरेंसिक टीम घर की छानबीन कर रही थी, सारे सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब तो गवाह खुद पुलिस वाले भी हो चुके थे। ये समझना भी मुश्किल था कि आखिर इन टुकड़ों से कैसे इंसान की पहचान करें। ज़्यादातर टुकड़े एसिड में गल चुके थे, कुछ गल रहे थे और कुछ बाथरूम के फर्श पर पड़े हुए थे। ये भी नहीं समझ सकते कि कितने टुकड़े डॉक्टर ने किए थे, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि ये तकरीबन 500 टुकड़े किए होंगे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। ड्रम में सर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा थोड़ा मोड़ा पहचानने लायक था। पुलिस को याद आया कि कल शाम से ही एक ड्राइवर लापता है, उसके परिजन यहाँ पर आए हुए हैं। पुलिस ने इन परिजनों को बुलवाया। वीरू के पिता ने ड्रम में झाँक कर देखा। चेहरा ये पहचान गए। ये शख्स इनका ही बेटा वीरेंद्र पचौरी था। एसिड में पड़े ये सभी बचे हुए टुकड़े इससे पहले कि ये गल जाएं, इन्हें बाहर निकाला जाता है। इन्हें करीब 5 से 6 घंटों तक धुला गया ताकि एसिड इन पर से हट जाए और ये सेफ हो जाएं, गले ना। शव को तो परिजनों ने पहचान लिया। फिर फॉरेंसिक टीम इन टुकड़ों को भोपाल के फॉरेंसिक लैब में भेजती है, जहाँ पर सारे टेस्ट होने थे। DNA टेस्ट भी करना था। इसके लिए वीरू के पिताजी का ब्लड सैंपल लिया गया। सवाल ये भी उठा कि आखिर डॉक्टर ने अपने ही ड्राइवर का कत्ल क्यों किया, जिसे इन्होंने कल ही ड्यूटी पर रखा था। इसका जवाब केवल डॉक्टर ही दे सकते थे, पर ये कुछ बता नहीं रहे थे। इनकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं लग रही थी। फिर इन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा गया। चेकअप हुआ, लेकिन इसमें ये बिल्कुल नॉर्मल निकले। हो सकता है कि रंगे हाथों पकड़े जाने और भांडा फूटने से इन्हें सदमा लग गया होगा, इसीलिए ये अजीब हरकतें कर रहे हैं। अभी ये 5 फरवरी की ही तारीख चल रही थी। घर के बाहर लोगों का जमावड़ा होने लगा। मीडिया के लोग भी आ गए। जो भी लोग ये न्यूज़ सुनते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मामले को पुलिस कंट्रोल में लेने के बाद शांति से डॉक्टर सुनील से पूछताछ करती है। पुलिस के अनुसार डॉक्टर ने कबूल कर लिया कि उनका ड्राइवर वीरू ही है। फिर डॉक्टर ने सारी घटना बताई। कुछ चीज़ें तो पुलिस ने क्राइम सीन से ही पता किया। डॉक्टर के बेटे मुंबई से आए। डॉक्टर की माताजी बेंगलोर में किसी रिश्तेदार के घर पर फंक्शन में गई थीं। डॉक्टर के भाई भी होशंगाबाद आए। पुलिस ने इनसे भी बात करके कुछ चीज़ें पता की। डॉक्टर सुनील मंत्री अपनी पत्नी सुषमा और दोनों बच्चों के साथ होशंगाबाद में रहते थे। आगे बच्चे मुंबई चले गए पढ़ाई लिखाई और अच्छे करियर के लिए। डॉक्टर सुनील का भी सारा दिन हॉस्पिटल में गुजरता था। घर पर सुषमा मंत्री अकेले रहती थीं। अकेले रहने से ये बोर होने लगीं। इनकी शुरू से ही एक इच्छा थी एक बुटीक खोलने की, लेकिन पहले कभी इन्हें टाइम नहीं मिल पाया। घर गृहस्थी में ये बिजी होती थीं। अब जब बच्चे बाहर चले गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो माँ की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई। फिर 2010 में इन्होंने अपने पति सुनील से बात करके घर पर ही एक बुटीक खोल लिया। बुटीक ठीक ठाक चलने लगा। दिन भर सुषमा इसी में ही बिजी रहने लगी। आगे इन्होंने बुटीक के लिए एक हेल्पर भी रख लिया। वो हेल्पर थी रानीबाई पचौरी, वही महिला जो मृतक ड्राइवर की पत्नी थी। 2010 में बुटीक शुरू हुआ था। आगे चलकर सुषमा को पेट में कुछ दिक्कतें पैदा हो गईं, बीमारियां उत्पन्न हो गईं, कुछ इन्फेक्शंस भी हो गए। फिर 2018 में भोपाल के एक हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस समय भी रानीबाई बुटीक में काम करती थीं। पत्नी के जाने से डॉक्टर को बहुत बड़ा दुख पहुंचा। अब बुटीक कौन संभालेगा? डॉक्टर ने अपनी पत्नी की याद में बुटीक बंद नहीं किया, बल्कि चलने दिया। इसकी देखरेख का सारा काम रानीबाई को सौंप दिया। अब बुटीक से जो भी प्रॉफिट होता था उसमें से एक हिस्सा रानीबाई को भी जाता था। इससे रानीबाई की लाइफ स्टाइल बदलने लगी, लिविंग स्टैंडर्ड सुधरने लगा। अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, सब कुछ मिलने लगे। चूँकि डॉक्टर घर पर अकेले रहते थे और रानीबाई भी बुटीक में काम करने के लिए घर पर आती थीं, इनका लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया। अपने घर के खर्चे ये खुद ही उठा रही थीं। घर पर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद लिए। इन सबसे रानीबाई के पति वीरेंद्र को कुछ अजीब लगता है। इनके मन में कुछ शक पैदा होने लगा कि इनकी पत्नी का उस डॉक्टर से अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो डॉक्टर इतना मेहरबान है, इतनी सारी चीज़ें दे रहा है। फिर वीरू ने अपनी पत्नी से बात की, अफेयर के बारे में पूछा। रानी ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ये सब कुछ सुषमा की मृत्यु के 3 महीनों के अंदर ही हो रहा है। एक दिन वीरू ने अपनी पत्नी का फ़ोन चेक किया चुपके से।
इसको कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स मिली। इसमें रानी और डॉक्टर सुनील पैसों को लेकर कुछ बातें कर रहे थे। वीरू ने अपने फ़ोन में इसे ट्रांसफ़र किया और गया सीधे डॉक्टर सुनील के घर पर। इसने सुनील से बोला कि मुझे तुम्हारे और रानी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तुम उससे दूर रहो वरना ये कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर दूंगा। डॉक्टर ने कहा कि तुमको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बुटीक चलाती है तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात होती थी, गलत दिशा में बात मत ले जाओ, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। रानी बाई और डॉक्टर सुनील के मना करने के बावजूद भी वीरू नहीं मानता है। इसने सुनील से कहा कि बीवी से दूर रहो वरना कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर देगा, बदनामी हो जाएगी। इसके बाद से डॉक्टर के मन में इसी बात को लेकर डर बैठ गया। 1 साल तक वीरू डॉक्टर सुनील को डराता धमकाता रहा, कई बार तो पैसे भी मांगे। एक तरह से ये अफेयर को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। डॉक्टर ने फैसला किया कि ये वीरू को रास्ते से हटा देंगे। अब इन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। सुनील मंत्री एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, हड्डियों की अच्छी जानकारी थी। ये अच्छे से जानते थे कि कौन सी हड्डी कहाँ पर है। पोस्टमार्टम भी इन्होंने किए हुए थे तो इन्हें पता था कि कहाँ कहाँ से बॉडी के टुकड़े हो सकते हैं, रक्त कहाँ से कितनी मात्रा में निकल सकता है और कौन सा एसिड हड्डियों को गला सकता है। डॉक्टर के घर से थोड़ी ही दूर एक मार्केट भी था। यहाँ से डॉक्टर ने थोड़ा थोड़ा करके एसिड की बॉटल्स खरीदना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जब पुलिस डॉक्टर के घर के अंदर गई थी तो वहाँ पर एसिड की सैकड़ों बॉटल्स पड़ी हुई थी, कई कार्टन भी रखे हुए थे। किसी कार्टन में एसिड का पूरा स्टॉक भी भरा हुआ था, बॉटल सील्ड थे। डॉक्टर ने थोड़ा थोड़ा करके सैकड़ों लीटर मार्केट से एसिड खरीदे। 4 आरियाँ खरीदी, 3 नॉर्मल और 1 लोहा काटने वाली। वो जो कसाई लोग लकड़ी का तख्ता यूज़ करते हैं चिकन वगैरह काटने के लिए, डॉक्टर ने उसे भी खरीदा। साथ में कुछ प्लास्टिक के बैग्स, इसके अलावा और भी कई चीज़ें खरीदी। महीनों से डॉक्टर इन चीज़ों को जुटा रहे थे। 2 फरवरी 2019 को वीरू वापस से डॉक्टर के घर पर आया। फिर से ये धमकी देने लगा कि तुम्हारी बात लीक कर दूंगा। डॉक्टर सुनील ने इसे घर में बैठाकर अच्छे से समझाया कि ऐसा मत करो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मेरे यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर लो, रोज घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर आना जाना है। इसी बहाने तुम ये भी देख लोगे कि तुम्हारी बीवी से मेरा अफेयर है या नहीं। वीरू नौकरी के लिए तैयार था। बात 16,000 रुपये पर मंथ में फिक्स हुई। बोला मंडे से जॉब के लिए आएगा। मंडे यानी 4 फरवरी 2019। अब जब इन दोनों के बीच का झगड़ा थोड़ा कम हो गया तो वीरू ने डॉक्टर से बोला कि मेरे दांतों में कई दिनों से दर्द हो रहा है, कई डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन आराम नहीं है। सुनील ने बोला कि मेरे हॉस्पिटल आ जाना, तुम्हारी मुलाकात एक अच्छे डेंटिस्ट से करा दूंगा। वीरू हॉस्पिटल गया भी। सुनील मंत्री इसे डेंटिस्ट के पास भी ले गए। अब 4 फरवरी 2019 मंडे का दिन आया। वीरू का ड्राइवर के तौर पर पहला दिन था। ये डॉक्टर सुनील को होशंगाबाद से इटारसी इनके हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में वीरू ने बोला कि वो जो डेंटिस्ट को दांत दिखाया उनकी दवा से अभी तक आराम नहीं हुआ है, दांत में अभी भी दर्द है। डॉक्टर सुनील तो इसका कत्ल करने की फिराक में थे ही। इन्होंने बोला कि एक काम करो, मैं शाम को घर चलूँ तो मुझे याद दिला देना, मैं पेन किलर का इंजेक्शन दे दूंगा, ठीक हो जाओगे। चूंकि सुनील डॉक्टर थे तो घर पर दवाएं वगैरह थी ही। शाम 5 बजे तक ड्यूटी पूरी करने के बाद वीरू डॉक्टर सुनील को उनके घर पर ले गया। घर पर डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन दिया। ये इंजेक्शन किसी पेन किलर दवाई का नहीं बल्कि बेहोशी का था। डॉक्टर ने प्लान करके कत्ल में यूज होने वाले सारे सामान पहले ही इकट्ठा करके रख लिए थे और ये घर पर भी अकेले ही होते थे। रानी बाई ने बुटीक भी छोड़ दिया था पति की वजह से। इधर जब वीरू बेहोश हो गया तो डॉक्टर सुनील इसे घसीटते हुए सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में ले गए। प्लास्टिक का ड्रम बाथरूम के बाहर ही रखा हुआ था। अंदर कढ़ाई और भगोना जैसे बर्तन भी रखे थे, एक बाल्टी भी था। सभी में एसिड भरा गया। वैसे ये करने से पहले बाथरूम में वीरू के गले पर सर्जिकल नाइफ चला दिया गया था ताकि रक्त रिसे और इसकी मृत्यु हो जाए। जब तक ड्रम, बाल्टी और बर्तनों में एसिड भरे गए तब तक वीरू की मृत्यु हो गई। अब रात के 9 बजे से काटने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले सर को धड़ से अलग करके रखा गया। अब शरीर के बाकी अंगों के हिस्से किए गए। ये छोटे छोटे टुकड़े हो रहे थे ताकि आसानी से एसिड में गल जाएं। डॉक्टर ने एक शरीर को गायब करने का अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन ये भूल गए कि इस प्रोसेस में कई सारी गैसेस भी निकलती हैं जो बहुत गंदी बदबू करती हैं। वैसे ये ठंड का समय था तो खिड़की दरवाजे बंद थे, इसलिए शुरू में बदबू घर से बाहर नहीं निकलती है। डॉक्टर बार बार रात में घर से बाहर आते थे ताका झाकी करने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा। बार बार इनके बाहर आने से पड़ोसियों को कुछ अजीब लगा। रात के 9 बजे से काटने का काम शुरू हुआ था। अब 1 बज गए। आधे से ज्यादा अंग कट चुके थे, गल चुके थे। कुछ टुकड़े बचे थे जिनको छोटा करके एसिड में डालना था। ये कमर के नीचे के हिस्से थे। डॉक्टर भी मेहनत करते करते थक गए। इन्होंने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। अब ये डॉक्टर जिस बाथरूम में काम कर रहे थे उसके ही सटे हुए बेडरूम में ये सोने के लिए चले गए। अभी भी एसिड में गलने की क्रिया चालू थी। बाथरूम में सारी चीजें बिखरी हुई थी। घर के बाकी हिस्सों में भी रक्त के छींटे थे। सुबह होता है। 5 फरवरी का दिन आया। धीरे धीरे घर से बदबू भी बाहर लीक हो रही थी, पड़ोसियों के घरों तक जा रही थी। डॉक्टर सुबह में उठे, साफ सफाई किया, नहाया धोया। फिर 10 बजे तक ये हॉस्पिटल चले गए जहां पर ये काम करते थे। डॉक्टर ने एक प्लास्टिक बैग में वीरू के कपड़े भी रख लिए थे जो ये रास्ते में फेंक देते हैं। इन्होंने प्लास्टिक बैग को पोस्टमार्टम रूम के पीछे वाले झाड़ी में फेंक दिया। 2-3 घंटों तक इन्होंने ड्यूटी की। फिर अपने कलीग से बोला कि इन्हें घर पर कुछ काम है, जाना पड़ेगा।
तुम सब कुछ संभाल लेना, पोस्टमार्टम करना हो तो तुम ही कर लेना। घर पर आकर इन्होंने अपने कपड़े चेंज किए और फिर से वीरू के बचे हुए अंगों के छोटे हिस्से करने शुरू कर दिए। पहले ही घर से गंदी बदबू आ रही थी। पड़ोसियों ने ध्यान दिया कि आज डॉक्टर घर पर जल्दी आ गए। इनके घर पर आने के बाद दुर्गंध और भी बढ़ गई है और ये बार बार दरवाजे पर आकर क्या देख रहे हैं। पड़ोसियों को कुछ अजीब लगता है। फिर कुछ पड़ोसियों ने मिलकर पुलिस को कॉल कर दिया। बोला कि डॉक्टर साहब के घर के अंदर से कुछ अजीब बदबू आ रही है। कल रात से वो भी अजीब हरकतें कर रहे हैं। होशंगाबाद थाने की पुलिस डॉक्टर सुनील के घर के लिए रवाना होती है। 1 बजे के आसपास वीरू के परिजन भी अपने बेटे का पता करने के लिए डॉक्टर सुनील के घर पर आए। सुनील ने इन्हें डांट कर भगा दिया। बोला कि वीरू यहाँ पर नहीं है। इतने में ही पुलिस घर पर आई और अपनी आंखों से सारा मंजर देख लिया। डॉक्टर ने सोचा था कि शव गलने के बाद ये एसिड को कहीं दूर ले जाकर फेंक देंगे, किसी नाले वगैरह में। जिस जगह पर डॉक्टर ने वीरू के कपड़े फेंके थे उस जगह से पुलिस को सारे कपड़े मिल गए। इसमें नीले रंग की जींस, चेक शर्ट, बनियान, अंडरवियर और एक बेल्ट था। अब पुलिस की एक टीम वीरू के घर बालागंज गई। यहाँ आकर इन्होंने इसकी पत्नी रानी से बोला कि आपको डॉक्टर सुनील के घर पर चलना है। रानी ने मना कर दिया। फिर लेडी पुलिस को बुलाकर जबरदस्ती इसे ले जाया गया। इसका रिएक्शन घर पर बहुत अजीब था। इसका कोई रिएक्शन ही नहीं था। इसे बताया गया कि तुम्हारे पति वीरू के टुकड़े हैं। फिर भी इसके चेहरे पर कोई दुख नहीं दिखा। इसने बस यही बोला कि ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है। रानी यहाँ पर करीब 3 घंटों तक रहती है पुलिस की निगरानी में। पुलिस को हैरत हुई कि इसे अपने पति के जाने का दुख नहीं है जिसे ये कल से ढूंढ रही है। इससे मन में सवाल उठा कि कहीं सच में तो इसका डॉक्टर से अफेयर नहीं था। क्या दोनों ने मिलकर साजिश रची? 6 फरवरी तक सारी कहानी अच्छी तरह से बाहर आ गई। टुकड़ों को भोपाल के फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। वहाँ उसके टेस्ट हुए। डीएनए टेस्ट ने कंफर्म कर दिया कि ये शव वीरू का ही है। पिता से डीएनए मैच हो गया। 6 फरवरी को ही डॉक्टर को सेशन कोर्ट ले जाया गया न्यायिक हिरासत के लिए। सारी चीज़ें सुनने और जानने के बाद जज ने डॉक्टर को 3 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया। फॉरेंसिक टेस्ट करने के बाद वीरू के टुकड़े उसके परिजनों को सौंप दिए गए। आगे उसका अंतिम संस्कार हो गया। डॉक्टर को एक अलग सेल में रखा गया जहाँ पर 6-7 पुलिस वाले इसकी निगरानी कर रहे थे, कहीं ये खुद को कुछ कर ना ले, खासकर रात में। जेल में इनके बेटे अपने चाचा जी के साथ मिलने के लिए आए थे। पुलिस के मन में इस केस को लेकर कई सारे सवाल आए, जैसे कि घर में इतने सारे एसिड कहाँ से लाए गए थे, दुकानदार से क्या कहकर खरीदा गया था, वीरू की पत्नी का इससे क्या सच में अफेयर था, वीरू के पास ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे वो ब्लैकमेल कर रहा था, और डॉक्टर इतना डर गए कि उसका कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि ब्रेकिंग बैड करके एक शो आता था, डॉक्टर ने उससे ही इंस्पायर होकर इस तरह की टेक्निक का यूज़ किया बॉडी डिसॉल्व करने की। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत चार्जशीट तैयार की। 25 लोग गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश हुए। पहले जब डॉक्टर की पत्नी जीवित थी और उन्हें पेट में कुछ दिक्कतें शुरू हो गई थीं, तो इनके पति ने कोई इंजेक्शन दिया था जिससे पत्नी को इन्फेक्शन हो गया। फिर बीमारी और भी बढ़ती गई और मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ रिपोर्ट में लिखा है। पुलिस इसकी भी तफ्तीश कर रही है। सेशन कोर्ट ने डॉक्टर सुनील मंत्री को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डीएनए रिपोर्ट और वैधानिक साक्ष्य के आधार पर घटना का दोषी पाया और मार्च 2023 में इन्हें आजीवन सश्रम कारावास दे दिया, यानी उम्र कैद। कोर्ट ने इस घटना को निर्मम और जघन्य माना। कोर्ट ने यह भी बोला कि इनका पास्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इन्होंने डॉक्टर के तौर पर कई सारी सेवाएं की हैं, अच्छे काम किए हैं और जेल में भी इनका व्यवहार ठीक था, इसलिए इनको फांसी की सजा नहीं दे सकते। हालांकि मृतक वीरू के दादाजी का कहना था कि इसे फांसी होनी चाहिए थी। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।